ओके, वेलकम एवरीवन टू दिस मैकेनिक्स जेम फिजिक्स कोर्स। और आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 17 से नहीं 18, तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 18। और आज के इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आखिर रिजिड बॉडी होती क्या है? देखो, नॉर्मल अपन अभी तक जो अपन मैकेनिक्स स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे पार्टिकल के ऊपर। अब इन पार्टिकल्स के कलेक्शन से जो चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं बॉडी, क्योंकि बॉडी इज अ व्हाट, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अगर इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल के अंदर इन दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है, दैट इज फिक्स, इन दैट केस इस बॉडी को अपन बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बात समझ में आई? अगर चेंज हो रही है तो डायनेमिक बॉडी। क्लियर है? अभी अपन किसकी स्टडी करने वाले हैं? रिजिड बॉडी की। तो रिजिड बॉडी क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो फिक्स होती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल, चाहे आप इसमें से तीन पार्टिकल की बात करें तो इसके 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 और इसके इसके तीनों पार्टिकलों के जो पेयर है, उनके जो पेयर बनेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। इन दैट केस यू विल से कि इन पार्टिकल से बनी हुई जो बॉडी है दैट इज नॉन एज रिजिड बॉडी। क्या फंडा समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी आखिर क्या होती है? अब अपन यहाँ पे अपन पढ़ने क्या वाले हैं? तो अपन इस रिजिड बॉडी की ही डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये डायनेमिक्स किस टाइप की हो सकती है? पहली या तो ट्रांसलेशन, और दूसरी कौन सी? रोटेशन। ठीक है, तो जनरली ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, अपन जैसे पढ़ते आ रहे थे पार्टिकल के अंदर, तो हम उस पूरी बॉडी को भी एज अ पार्टिकल ही ट्रीट करेंगे। बट इन रोटेशन अपन को एक नई एंटिटी, अपनी को एक नई क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो अपन पढ़ते आ रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर, इनर्शिया मास, और यहाँ पे रोटेशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अपन इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का भी अपन स्टडी करेंगे इसी के अंदर, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, क्लैरिटी हो गई अपन किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको इनर्शिया के बारे में बताता हूं जो अपन ने पढ़ा था अभी तक। क्या इनर्शिया क्या होती है? कि आपके जो एक्सेलरेशन के अंदर जितना रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कोई क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज इनर्शिया। कैसे सर? जैसे आपने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हेवियर ऑब्जेक्ट है और एक आपका हल्का ऑब्जेक्ट है ना, लाइट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मान लीजिए m1, ये मान लीजिए m2। इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने सेम फोर्स लगाया F F। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a1, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? a2। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि a1 कितना होगा? सो a1 कितना होगा सर? F अपॉन में m1। a2 कितना होगा सर? F अपॉन में m2। अब मुझे आप बताइए, अगर m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि m2 क्या है? m2 का मास ज्यादा है, m1 का मास कम है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन के अंदर किसके अंदर कमी होगी, किसके अंदर वृद्धि होगी? सो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। सो क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय बॉडी रेजिस्टिंग लीनियर एक्सेलरेशन, एक क्वांटिटी जो कि क्या करती है? एक्सप्रेस करती है रेजिस्टेंस फोर्स, उसके लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है, रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करती है। दैट क्वांटिटी इज नोन एज इनर्शिया, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं? m से दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके अंदर? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन के अंदर। अब सेम चीज अगर आपकी रोटेशन के अंदर आए, तो वहां पे रोटेशन के अंदर यहाँ पे अगर लीनियर एक्सेलरेशन है तो रोटेशन में क्या आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वहां जो क्वांटिटी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं अपन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको लिखते किससे? आई से। क्या मैपिंग हुई? इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों में क्या डिफरेंस है? एक किसमें होता है? लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर रहता है, लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और दूसरा क्या करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो बोथ क्वांटिटी आर क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। चलिए, तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये केस में आ रहा है, रोटेशन के अंदर आ रही है ये एंटिटी, तो अपन क्या करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? तो अपन दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले आपके जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन डिस्क्रीट,
आपकी जो रिजिड बॉडी है वो किस में है, डिस्क्रीट में है, और दूसरा किस में है, कंटिन्यूस में। तो दोनों के लिए अपने पास भरपूर एग्जाम्पल है, और आप भी चाहे तो एग्जाम्पल कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू समेशन, क्योंकि डिस्क्रीट है तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, समेशन। जितना जितने जितने पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल के अगर मास सेम है या फिर डिफरेंट है तो अपन क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6, और इन 6 पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो मान लीजिए अपन इसको किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं, तो लेट्स से आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस ऑफ पासिंग थ्रू दिस प्लेन, पासिंग थ्रू प्लेन है ना। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, और इस पॉइंट की डिस्टेंस। मान लीजिए ये कितनी है, R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, और ये R6। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखोगे इस सिस्टम के लिए तो आप क्या लिखोगे, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस m4 R4 स्क्वायर और प्लस m5 RY स्क्वायर। इसको कलेक्टिव फॉर्म में अगर लिखना है, इसको अगर कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा, समेशन mi ri का स्क्वायर। आई की वैल्यू कहां से कहां तक, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेके 5 तक, 6 तक, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गई सिर्फ 5-6 पार्टिकल के लिए। अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है तो अपन इसका एक जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं, दैट जनरल फॉर्म वुड बी, तो चलिए उस जनरल फॉर्म को भी लिख देते हैं। सो फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम I इक्वल्स टू समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, I गोज टू 1 to n। क्या बात समझ में आ गई फटाफट से। ठीक है, अब अगर आपसे कंटिन्यूअस का पूछे तो अभी फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी इसका एप्लीकेशन अपन अभी जो भी एग्जांपल लेंगे उससे समझ लेंगे। ठीक है, सो अगर ये डिस्क्रीट के लिए है तो कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे m ले रहे थे तो यहाँ पे क्या लेंगे, dm, क्योंकि आप कंटिन्यूअस ले रहे हो तो आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। सो इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस। क्या बात समझ में आ गई। चले एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, सो ये अपने पास डिस्क्रीट का एक एग्जांपल है। इसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास भी काम में आएगा, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए इधर साइड में सेंटर ऑफ मास के भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछे, आर सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट, सो वो क्या होता है, समेशन mi ri अपॉन में समेशन ऑफ mi। और अगर कंटिन्यूअस के लिए पूछे तो dm r dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा कुछ पढ़ा था। चलिए अब आपके पास जो एग्जांपल है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है एग्जांपल, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर केप्ट एट r डिस्टेंस अपार्ट। कहां रखा है, r डिस्टेंस के ऊपर, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये फिक्स है, दिस डिस्टेंस इज फिक्स, दैट मींस इट इज ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी सिस्टम। ठीक है, सो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन। AOR का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो पहला काम क्या है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना। तो ये आपके पास m1 दे रखा है, ये आपके पास m2 दे रखा है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं इस जगह पे बैठ गया और यहां से इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो लेट्स से अगर ये यहाँ पे RCM आता है इसका, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी R1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी R। तो मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये इसका सेंटर मास है, इसका मतलब सेंटर मास का वो फॉर्मूला क्या होगा, XCOM इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा R1 क्या होती है,
जिस जगह से आप नाप रहे हो उस जगह से m1 की डिस्टेंस, तो मैं तो वहीं से नाप रहा हूं जहां m1 रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस m2 इंटू r2। सो m2 कितना है m2, r2 कितना है r, डिवाइडेड बाई किसके m1 प्लस m2। तो यहां से मेरे पास x सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 कितना आया m2r अपॉन में m1 प्लस m2। क्या ठीक बात है? क्या आप यहां से r2 भी कैलकुलेट कर सकते हो? वो R2 कितना होगा, टोटल R में से R1 घटा दोगे तो R2 अपने पास कितना आ जाएगा R माइनस R1। तो R कितना R, R1 कितना है M2R, M2R अपॉन में M1 प्लस M2। तो इट्स कमिंग आउट टू बी M1R अपॉन में M1 प्लस M2। तो अब आप क्या चीजें एक्सट्रैक्ट कर चुके हो उसको वापस से बनाते। दिस इज योर M1, दिस इज योर M2, और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, आपका जो ये सिस्टम है, दैट इज मूविंग अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो यहां से ये रोटेट कर रहा है। अब इस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंसेस है, ये R1 है जो आप निकाल चुके हो, और ये आपका R2 है जो भी आप निकाल चुके हो। सो यहां से आपके पास दिस इज R1, और R2 कितना था, R2 M1 की जगह M2 रख दो बस, M2 R अपॉन में M1 प्लस M2। R1 आ गया, R2 आ गया, M आ गया और M2 आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, समेशन MI RI का स्क्वायर। MI कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आप नोट रखिएगा। नोट RI इज perpendicular distance from axis of rotation to objects to particles। ठीक है, जो भी आप ले रहे हो, अगर कंटिन्यूअस ले रहे हो तो dm से, अगर आप डिस्क्रीट ले रहे हो तो m से। ठीक है, तो अपन कहां तक आ गए, m1 की वैल्यू पुट करी, r1 स्क्वायर यानी कितना हो गया m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। मुझे लगता है अपन ने कुछ तो गड़बड़ करी है। अच्छा, दिस इज R2, दिस इज R1। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। m1 के साथ कौन आएगा, m2 आएगा, और m2 R2 के साथ क्या आएगा, m1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ अगर कॉमन लोगे तो वो कितना आएगा, m1 m2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से आर स्क्वायर अगर बाहर लिया तो m1 से m2, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कट गया, क्या है आपके पास m1 m2 नीचे भी तो स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आर स्क्वायर। मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास एंटिटी की जो डायमेंशन आ रही है वो m1 m2 आर स्क्वायर आ रही है, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, डन है, m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। So this is the moment of inertia of this system। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा अच्छा। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए। कहाँ रखे हुए, स्क्वायर की साइड ए, जिसकी साइड ए है उनके कॉर्नर्स के ऊपर आपने चार पार्टिकल्स रखे हैं, चारों के मासेस क्या है, सेम है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर। तो मान लीजिए अगर ये वाला कॉर्नर है, इससे पास हो रही है आपकी एक्सिस। ठीक सर, और आपसे बोला क्या है कि ये जो एक्सिस पास हो रही है, अब वो किस डायरेक्शन में हो सकती है, ये तो पूरे 360 डिग्री एंगल के अंदर हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो आपसे स्पेसिफाई करके बोला है कि पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये एक डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल होगा। अगर इसी पॉइंट को माना तो ये तो पेनिट्रेट करके जाएगा, तो इसका तो हो नहीं सकता। तो ये वाला जो डायगोनल है इसके पैरेलल, तो ये मान लीजिए आपका पैरेलल डायगोनल, और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही।
तो ये कुछ इस तरीके से आपका रोटेट करेगा। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हो, ये पूरा आपकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ये प्लेट रखी हुई है। अब इस टेबल के ऊपर से आपने एक डंडे को यहां से पास कराया और इस मास के अंदर छेद है तो वो इससे पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, इस प्लेट को घुमा रहे हो। ठीक है, टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी डिस्क्रीट के लिए एम आई आर आई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर आई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट एम आई पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे अगर इस ए पार्टिकल की बात करें तो इस ए पार्टिकल की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ डिस्टेंस कितनी, 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। यहां से अगर देखें तो r1 कितना, 0। तो r1 अपना क्या हो गया, 0। अगर इसको m2 मानूं, मैं एंड में बोल दूंगा कि m1 m2 m3 m4 सारे सेम है, तो अभी सिर्फ इनको दिखाने के लिए मैं m1 m2 m3 m4 ले रहा हूँ। तो m2 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, क्या ये होगी, है ना। और ये चीज इसी के पैरेलल है। और इसका डायगोनल कितना होता है, अगर ये a है ये a है तो डायगोनल कितना होगा, √2 है। √2 का हाफ कितना होगा, a/√2। तो ये अगर a/√2 है तो ये भी कितना होगा, a/√2। ये a/√2 है तो ये वाला भी कितना होगा, a/√2। और ये वाला कितना होगा, √2a। तो आपके पास r1 आ गया 0, r2 बराबर है किसके, r4 कितना है, a/√2 के, और r3 कितना है आपके पास, √2a। सारी वैल्यूज आ गई, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये कितना हो गया 0, m2 कितना, m r2 कितना है, r2 कितना है अपने पास, a/√2 यानी इसका a²/2। m3 कितना है आपके पास, √2 है यानी कि m इंटू 2a²। m4 कितना है आपके पास, सेम जो m2 के अंदर आया था, ma²/2। तो ये कितना हो गया, ma²/2, ma²/2 कितना हो गया, ma², 2ma² कितना हो गया टोटल, 3ma²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। एक बार आपस से देखें, देखो सवाल समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस एक्सिस पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रीड आउट करके फिगर आउट करना है आपको। ठीक है, पैरेलल टू द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर पूछ लेता, अगर आपसे पूछ लेता कि परपेंडिकुलर टू द प्लेट, तो आप क्या करते, इसके परपेंडिकुलर लेते। तो इसके पास होती हुई जो भी एक्सिस है वो आपको उसके अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलिए इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा, तो ये अगर आपकी स्क्वायर प्लेट है जिसके चारों कॉर्नर के ऊपर आपने क्या रखा है, 4m मास के बोल्स रखी है। तो ये और ये, और आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है, इससे पास हो रही है। ठीक है, अबाउट द प्लेन है ना। सो इसके अबाउट आपको आई निकालना है। तो अगेन यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, a, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, √2a, और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, a। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I इक्वल टू इस वाले ऑब्जेक्ट का तो 0, तो 0 प्लस ma² प्लस m(2a² प्लस ma²। तो ये कितना आ गया, 4a²। पिछले वाले में कितना आ रहा था, 3ma²। तो देखा कि सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी चेंज आता है। मतलब अगर मैं इसको इस डायगोनल एक्सिस वाली, जो भी डायगोनल एक्सिस के पैरेलल है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊंगा तो ये कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इन एंगुलर एक्सेलरेशन कंपेयर टू अगर मैं इसको इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो वहां पे वो ज्यादा करेगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है और कैसे वो एक रेजिस्टेंस एंगुलर एक्सेलरेशन के क्रिएट कर रहा है, क्या आप देख पा रहे हो अच्छे से। तो आप एक बहुत फेमस एग्जांपल भी देखा होगा आपने। ठीक है, वो तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आ रहा है, बट मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आप खुद घर पे भी कर सकते हो। क्या होता है कि आप किसी चेयर के ऊपर अगर बैठे हो,
ठीक है, ये अगर आपकी चेयर है जिसके नीचे क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपने अपनी पहले बॉडी फैला रखी थी पूरे अच्छे से और आपको इसने किसी ने घुमा दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हो अच्छे से। तो इस केस में आपका, आप क्या देखते हो, जैसे आपने हाथों को फैला रखा है और आप घूम रहे हो, अचानक से आप अपने हाथों को पास में लाते हो तो आपके घूमने की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, वो बढ़ जाती है। देखा है ये किस वजह से हो रहा है? जब आपने अपने हाथों को फैला रखा था तो हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस दूर दूर थी, तो जब इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा तो वो थोड़ा ज्यादा आएगा। जब आप इसको हाथों को पास में ले आओगे तो ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत नजदीक है, तो वो कम हो जाएगा। सो आई इनिशियल क्या था, ज्यादा, आई फाइनल क्या हो गया, थोड़ा कम। बट क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए? सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो अगर आपने इनिशियल के अंदर आपका आई वन ओमेगा वन था, फाइनल के अंदर आपका आई टू ओमेगा टू हो गया, और आप बोल रहे हो कि आप जब हाथों को पास लाते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो अगर ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इनिशियल के अंदर आई वन ज्यादा था तो ओमेगा वन कम था, जो हमें पता था। अब आपने क्या किया, आई टू को कम कर दिया तो ओमेगा क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप देखते हो कि जब चेयर के अंदर घूम रहा होता है आदमी, अपने हाथों को दूर रखता है तो स्पीड कम होती है, पास लाता है तो क्या हो जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज किया, इसकी वजह से आपकी एंगुलर स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। क्या बात क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूअस सिस्टम के बारे में भी ध्यान करते हैं कि हाँ कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो जैसा अपन ने सेंटर ऑफ मास में किया था, स्टार्ट किया था किससे, रोड से, तो यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, बेसिक सी रोड से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मास डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो अपन क्या करते हैं, इसकी मास डेंसिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो लीनियर मास डेंसिटी को अपन लिखते हैं लेमडा से, लेमडा इक्वल्स टू क्या होती है, मास अपॉन में लेंथ। तो दिस इज आवर मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी, ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो आप सबसे पहले तो छोटे छोटे पार्टिकल मानोगे, एक छोटा सा अल्पांश लोगे इसका, डीएम मास का। तो आपने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाके या तो आर मत लो, एक्स ले लो, एक्स डिस्टेंस पे जाके आपने डी एक्स एक अल्पांश लिया, डी एक्स एक सब्सट्रैक्शन लिया, एक छोटा सा वो लिया आपने, ठीक है। इस dx की वजह से इस छोटे से सेक्शन का जो मास होगा वो कितना होगा, dm होगा। क्या वो dm कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कैसे करेंगे, dm अगर l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, m बाई एल, तो dx लेंथ का क्या होगा, m बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये आपके किसके बराबर हो गया, dm के। क्या बात ठीक है? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपका dm अगर आप पुट करोगे तो वो कितना आएगा, m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब लिमिट पुट करना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ए एक्सिस से अबाउट मांग रहे हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 0 से l बाई टू। अगर आपने इस सेक्शन को कर लिया तो आपको ये वाला सेक्शन भी करना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा करते हो कि लिमिट पुट कर दो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, या आप ये भी कर सकते हो कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेके एल बाई टू, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, आया ना, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2m बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री की पावर 0 से एल बाई टू, वैल्यूज पुट करेंगे तो 2m बाई एल, यहाँ कितना आएगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाई 8 इंटू थ्री, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12। सो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है अबाउट सेंटर से जाने वाली एक्सिस के, तो वो कितना आया है, एम एल स्क्वायर बाई 12। सो आई ए आपके पास आ गया एम एल स्क्वायर बाई 12।
तो इसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते थे। लेट्स से अगर यहाँ पे आपके पास z पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको इस पॉइंट के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया होता तो आप क्या करते, आपकी जो लिमिट होती वो आप कहाँ से कहाँ पुट करते। तो लेट्स से अगर ये वाली वैल्यू x1 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी l माइनस x1, तो आपकी लिमिट जो पुट होती वो कहाँ से होती, माइनस x1 से l माइनस x1, और इंटीग्रेट कर देते तो वहां के अबाउट आपका क्या आ जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम काम अब अपन बी एक्सिस के लिए करेंगे, ठीक है। सो केस बी करके आप अब बी एक्सिस के लिए करेंगे, तो यहाँ पे आपकी x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके l तक। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, m बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 टू l। तो दिस इज आई बी। तो आई बी कितना आ गया, m बाई एल क्यूब बाई 3, एक स्टेप खा गया हूं मैं, ml² बाई 3। तो यहाँ के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3। अब थोड़ा देखना, थोड़ी सी कंपैरिजन करना, आई ए क्या था 1/12 टाइम्स ऑफ ml², और आई बी क्या है ml²/3। कौन ज़्यादा है, ऑब्वियसली आई बी ज़्यादा है, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। सो कहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होगा, कहाँ पे होगा, आई बी के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू आई ए। इसलिए सेंटर से आप अगर किसी रोड को घुमा रहे हो तो वो आसान होता है कंपेयर टू उसके एक एज से आप घुमाते हो। तो क्या रीजन समझ में आया, रीजन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर चेंज। ठीक है, ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसका एक सी केस भी आप कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं वैसे, बट सी केस क्या है कि आपकी जो एक्सिस है वो थोड़ी थीटा एंगल के ऊपर है, इसी प्लेन के अंदर है। तो ये अगर आपकी रोड है और थीटा एंगल के ऊपर आपने एक एक्सिस रखी है आपकी, सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके टीआईएफआर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फंडा याद रखना हमेशा, एम आर का क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे तो आपका क्या है, कंटिन्यूस सिस्टम है, तो आपको सबसे पहले एक्स डिस्टेंस पे जाके आपने क्या किया, एक छोटा सा सेक्शन लिया जैसा अपन ने अभी किया ही था, दैट इज डीएम। इस डीएम सेक्शन की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वो क्या होगी, कुछ ये वाली आया ना। सो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, ये अगर एक्स है, ये अगर एंगल थीटा है, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया। तो अगर ये थीटा है आपके पास, मैंने ट्विस्टेड बनाया है, तो अपने को ये कैलकुलेट करना है, आर परपेंडिकुलर है ना, और थीटा का ये आपका हाइपोटेनियस है, तो मतलब ये एक्स है। ठीक है, मुझे लंब और कर्ण के अंदर रिलेशन चाहिए, तो वो किससे देगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एक्सक्यूज मी अपॉन में एक्स। तो आर परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया, एक्स साइन थीटा। ठीक है, आर परपेंडिकुलर कितना आ गया, एक्स साइन थीटा, दिस इज आर परपेंडिकुलर। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपके पास आई इक्वल्स टू डी एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डीएम क्या है, फिर से एम बाई एल डी एक्स, और आर परपेंडिकुलर क्या है मेरा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेशन करना है। तो कितना आ गया, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -l/2 से +l/2। तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आई थी, अभी अपन ने देखी, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन किया तो कितना आ रहा था 1/12। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसमें और इसमें डिफरेंस किस चीज का है, अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट करते हो, परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से करते हो, तो वहां पे थीटा कितना 90, जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, ml²/12। अब अगर इसको ट्विस्ट करके थीटा एंगल के ऊपर घुमा रहे हैं, थीटा एंगल के ऊपर घुमा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा।
अच्छा, अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कर देना है तो उसके लिए इसको मैं कैसे घुमाऊंगा? क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर इसी के अलोंग हो जाए, इस रोड के अलोंग ही हो जाए, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा? कैसे सर? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में? 0। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, ml² इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, क्योंकि आपने इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम ले रखी है, बहुत ही 0 के टेंथ के, तो इसी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो कितना आएगा? 0। क्या एक एग्जाम्पल से आपने बहुत सारी चीजें सीख ली? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये आपको तो कहीं पे मिलेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, मेनली सर्कुलर रिंग्स, डिस्क वगैरह इन सब के बारे में बताया जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको और आपका दिमाग खोलना चाहूँगा। तो लेट्स से अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है किसका? इलेप्टिकल प्लेट का, ठीक है, तो आप कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे? ठीक है, सो सबसे पहले अपन एक केस कंसिडर करते हैं, किसके अबाउट? अबाउट मेजर एक्सिस। सो ये आपकी मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो केस ए कंसिडर करते हैं, अबाउट मेजर एक्सिस। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, इसके लिए मुझे सरफेस डेंसिटी बतानी है। सो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा? मास अपॉन में एरिया। इसका एरिया क्या होता है? एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी। ठीक है, अब अगर मैं इस मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जो कि क्या होगी? वाई, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, ये छोटा सा जो सेक्शन है इसका अगर मैं डायमेंशन देखूं तो ये क्या होगा? dx, ये क्या होगा? dy। तो इसका मास अगर मैं बोलूं dm, सो वो dm कितना होगा? dm इक्वल्स टू सिग्मा इंटू dx dy। तो सिग्मा क्या है आपके पास? m अपॉन में पाई ए बी और dx dy। तो ये आपका dm मास हो गया। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी? y। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला आपसे पूछूं तो वो क्या होता था? I इक्वल्स टू होता था सर dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? y। तो y का स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है, चलिए करते हैं। तो यहां से आपके पास m अपॉन में पाई ए बी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई आ गया। तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है तो अपन यहाँ पर भी दो इंटीग्रेशन लगा देते, आई मेजर। ठीक बात है। अब यहाँ से x और y की लिमिट के अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सो क्योंकि ये एलिप्स है, सो एलिप्स के लिए इसकी अगर इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू किसके? 1 के। ठीक है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की अगर बात करें, ठीक है, सो वाई स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। सो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक बात है। अब एक बार जब y का इंटीग्रेशन कर दिया आपने तो फिर क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन करना है। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपके लिए टफ होगा बट आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग आप एक बार इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आई मेजर का आएगी। अगर अपने पास टाइम रहा तो अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अगर आपसे पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसी तरीके से आप डिस्क के लिए भी निकाल सकते हो, वो थोड़ा आसान रहेगा। एलिप्स के लिए आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, आई एम श्योर आपने 12th में बहुत इंटीग्रेशन किए हैं तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला भी आप कर लोगे। ठीक है, तो कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे आपको और टॉपिक्स बता देता हूँ फटाफट फटाफट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो ये मान लीजिए आपके पास सॉलिड स्फीयर है, आप किसी भी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सिमेट्रिक है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो वो सेम ही रहेगा। तो मान लीजिए अपन ने जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया इसको, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है, आपने क्या किया? एक सर्टेन स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक अल्पांश लिया जिसका मास कितना होगा? डीएम। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे सॉलिड आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगी? मास डेंसिटी। सो मास डेंसिटी क्या होगा? रो इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये कितना हो गया? 3m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब।
डन है। तो dm कितना होगा, रो इंटू डी वी। अच्छा, स्मॉल वॉल्यूम कितना होगा इसका, अगर ये r डिस्टेंस के ऊपर है तो इसका स्मॉल वॉल्यूम क्या होता था, अपन ने पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, क्या होता है, dv, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो यहाँ से अगर मैं 3m अपॉन में 4 पाई r³ के आगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, अब थोड़ी सी चीजें और बड़ी बड़ी होने वाली है। तो ये आपका डीएम हो गया। ठीक है सर, आपको अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या वो आर है, नहीं सर, आर तो नहीं है, आर का मुझे कंपोनेंट चाहिए ये वाला। सो अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, आर कोस थीटा, और ये वाला क्या होगा, आर साइन थीटा। सो आर परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या है यहाँ पे, आर साइन थीटा। तो मुझे इसके साथ काम करना है। ठीक है, सो क्या हो गया यहाँ से, डी एम आई क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो, 3m अपॉन में 4 पाई r³ इंटू आर स्क्वायर ये, और चलो पूरा लिख ही देता है, डी आर डी थीटा डी फाई, आर परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो देखो आर स्क्वायर कितनी हो गई, आर की पावर 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे लिख देता हूं, तो 3m अपॉन में 4 पाई r³ इंटीग्रेशन आर की पावर 4 डी आर। ओके, साइन थीटा कितने हो गए, साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा इंटू डी फाई। क्या फाइनल इंटीग्रेशन यही है, वी के पार्ट है ना। 3 टाइप के इंटीग्रेशन होंगे, आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और फाई के रेस्पेक्ट में। क्या यहाँ पे फाई का कोई वेरिएबल है, नहीं, तो डी फाई कितना होगा, 0 से 2 पाई के लिए 2 पाई, 3m अपॉन में 4 पाई r³। आई होप इसके अंदर तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, फाई क्या होता है, थीटा क्या होता है, और आर क्या होता है। देखो बता देता हूँ, अगर किसी ने मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स नहीं किया है तो उसके लिए देखो, अगर आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर आपका अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से अगर ये एक्स वाई जेड है, तो स्फेरिकल के अंदर अपन इसको क्या क्या लिखते हैं, आर थीटा फाई। तो यहाँ से डिस्टेंस उसकी कितनी होती है, आर, जेड एक्सिस से जो एंगल होता है वो होता है थीटा, और इसका रोटेशन अबाउट एक्स वाई प्लेन वो होता है आपका फाई। ठीक है, सो थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई, फाई गोज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और आर गोज फ्रॉम 0 टू इनफाइनिटी। ठीक है, डन। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर की पावर 5 अपॉन में 5 इंटीग्रेशन 0 से लेके आर तक। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है कि साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा क्या होता है, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहां से साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका बेसिक तरीका है जो आपने 12th में यूज किया था, आपको डायरेक्ट एक मैंने बीटा फंक्शन के अंदर फॉर्मूला ही बता दिया है। तो ये कितना हो गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है अबाउट 0 से पाई। तो साइन थीटा का क्या आएगा, इंटीग्रेशन 3/4 माइनस का कोस थीटा, लिमिट 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ से साइन 3 थीटा का अगर आप निकालोगे तो वो कितना होगा, माइनस का 1/12 प्लस का कॉस 3 थीटा, लिमिट 0 से पाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2, 3/2 ये कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 1/12 इंटू कॉस 3 पाई माइनस कॉस 0। तो कॉस 3 पाई कितना होता है, ग्राफ से आपको पता है वैल्यू ऐसे जाती है इसकी। तो ये 0 पे, ये आपका पाई पे, ये 2 पाई पे, ये 3 पाई पे। 3 पाई पे भी क्या होता है, -1, और 0 पे कितना होता है, 1। तो cos 3 पाई कितना हो गया, -1, -1 कितना हो गया, माइनस का 2, तो 3/2 माइनस 1/6। सॉल्व किया तो कितना आया, 6, और ये कितना हो गया, 9 -1 कितना हो गया, 4/6।
8/6, तो ये कितना हो गया 4/3। तो ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से अगर आपने वैल्यू पुट करी तो ये कितना आ जाएगा 4/3। डी फाई की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई। तो फाइनल आपके पास ये बचा, ठीक है। तो 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, और यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 5, और यहाँ नीचे क्या था आर स्क्वायर था, आर क्यूब था। आर क्यूब से पावर 5 गई तो 2 बचे। तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया सॉलिड स्फीयर का, दैट इज कमिंग आउट टू बी आई इक्वल्स टू 2/5 mr²। सिंपल एल्जेब्रा, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज आई ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसी तरीके से आप होलो के लिए भी निकाल सकते हो, सेम मेथड है। उसके अंदर आपका आर वेरी नहीं करेगा, उसके अंदर आर आपका कांस्टेंट रहेगा। सो आर के अबाउट नो इंटीग्रेशन। आई होलो कितना आता है 2/3 mr²। ये आपको याद रखने हैं, बार बार आप इनका प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। कैसे याद रख सकते हैं, किसका ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं आई सॉलिड और आई होलो, दोनों का मास सेम है, दोनों को सेंटर से पास हो रही हुई एक्सिस से घुमाना है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। आप लॉजिकली सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको सिर्फ ये भी याद है कि एक का 2/3 होता है, एक का 2/5 होता है, अब किसका कौन सा होता है ये कैसे याद रहेगा आपको, अगर कंफ्यूज हो गए तो सोचो, अगर आपने सेम मास को 0 से r तक डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो आपकी छोटी डिस्टेंस के ऊपर भी मास होगा, बड़ी डिस्टेंस के ऊपर भी मास होगा, ठीक है। अब आप होलो के अंदर जाओ, होलो के अंदर क्या होगा, पूरा मास सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो हमेशा बड़ी डिस्टेंस पे ही होगा। तो आर जितना बड़ा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बड़ा। इसका मतलब होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू सॉलिड के ज्यादा होगा। इसका मतलब 2/3 और 2/5, इसमें से बड़ा कौन, 2/3। इसका मतलब आई होलो कितना 2/3, और आई सॉलिड कितना 2/5। मुझे जब भी कंफ्यूजन होता है मैं इस तरीके से ध्यान रखता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। ये रेजिस्टेंस है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। अब वो रेजिस्टेंस जो आप निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या ज़्यादा होगा। जबकि सॉलिड के अंदर वो वेरी करती है, 0 से लेके r तक हर जगह पे मास भरा हुआ है, तो उस वेरिएंस की वजह से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर टू होलो कम रहता है। क्लियर है, क्या क्लैरिटी आ गई। क्योंकि सॉलिड ही सबसे ज़्यादा काम आता है। अपन थोड़े टाइम बाद में 1 या 2 लेक्चर के अंदर अपन कुछ और सवाल करेंगे, जिसके अंदर एक सवाल का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि वेज के ऊपर आपने 3 ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है। एक है आपका सॉलिड सिलेंडर, एक है डिस्क, एक है आपका सिलेंडर होलो सिलेंडर, एक है आपका स्फीयर, एक है आपका होलो स्फीयर। इन 5-6 ऑब्जेक्ट को आपने एक साथ यहां से रिलीज किया, तो नीचे आने पर किसका टाइम ऑफ पीरियड ज्यादा ज्यादा था, किसका टाइम कम लगा, किसको टाइम ज्यादा लगा, उसके अलावा किसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज्यादा थी, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। उसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये डिस्क का था या फिर होलो का था या सिलेंडर का था या फिर स्फीयर का था, किसका था ये। तो आप अगर इस तरीके से क्लैरिटी रखोगे दिमाग में तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं एक साथ, आप चाहो तो इनको प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत आसान आसान है। और ठीक है, तो रिंग के लिए अगर बात करें, सो सर्कुलर रिंग अगर I1 के अबाउट, I1 मतलब सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²। ईजी है, मतलब जितना मैंने आपको बताया वो सारे हार्ड लेवल के सवाल थे, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। अगर I2 बोले, मतलब इस प्लेन के अंदर पास होने वाली एक्सिस के अबाउट बोले, तो ये कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट 2 मिनट का वेट कीजिए, आपको वो भी पता चल जाएगा। तो I2 कितना होगा mr²/2, इसका आधा। डिस्क के लिए कितना होता है, डिस्क के लिए होता है mr²/2। I2 कितना होगा, इसी का आधा। ये आधा कैसे आ रहा है, एक थ्योरम होती है उससे आ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है उससे आता है, अभी अपन सीखेंगे वो भी, ठीक है। अगर आपके पास एन्युलर डिस्क दे रखी है, तो एन्युलर डिस्क के लिए क्या होता है I1,
एम आर स्क्वायर बाई, ये अगर आपके पास स्मॉल आर है, ये आपके पास कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है ना, प्लस होता है आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में रिंग है 2। तो अगर आर आर के बराबर हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। और ये वाला आपके पास क्या है, होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई टू, वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे होलो स्फीयर के भी लिखे हुए हैं 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। इलेप्टिकल प्लेट के लिए अपन ने निकाला नहीं है अभी तक, अपन निकालेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। वो कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 4 अबाउट मेजर एक्स माइनर एक्सिस, और ये अपना मेजर एक्सिस के अबाउट। रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, एम ए स्क्वायर बाई 12 एम बी स्क्वायर बाई 12 अबाउट दिस एक्सिस और अबाउट दिस एक्सिस। क्यूब के लिए भी आप निकाल सकते हो, एम ए स्क्वायर बाई 6, ठीक है। ये सारे आपको मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे अगर आपको नहीं बन रहा है तो, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, आप हो जाएगा ये। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। काफी जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। सो लेट्स से अगर आपके पास जो मास डेंसिटी है, सो ये आपके पास क्या है, डिस्क है, ठीक है। तो यहां से आपका डिस्क वाला भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो सिग्मा आपका क्या है, डिपेंड कर रहा है लीनियरली विद डिस्टेंस। सो अगर इसको लीनियरली विद डिफरेंस वेरी कर रहा है तो इसका मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया, के आर, ठीक है। तो अब आपको सिग्मा जो आप कांस्टेंट ले रहे थे, क्या ले रहे थे, सिग्मा आप अभी तक ले रहे थे एम अपॉन में पाई ए स्क्वायर, वो आपको नहीं लेना है। अब आपको क्या लिखना है, सिग्मा इक्वल्स टू के आर लेना है, और इसकी हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पता चल गया करना क्या है, चलिए करना क्या है पता चल गया, तो अब आपको सिर्फ करना ही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर जाके एक छोटी सी रिंग ली, ये छोटी सी रिंग ली। इस रिंग का, अगर मैं आपसे बोलूं इस रिंग का मास क्या होगा, डीएम। सो डीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, क्या होगा वो, 2 पाई आर डी आर, क्या यही होगा, सही लिखा है, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये क्या हो गया, इस रिंग का एरिया। 2 पाई आर क्या होगी, सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस को इसकी छोटी सी थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस होती है ना, इसको डी आर बोलते हैं। आर से जस्ट जोड़ा तो डी आर, उस थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसका एरिया निकल गया, एनुलर डिस्क का एरिया निकल गया, छोटी सा एनुलर रिंग का एरिया निकल गया, ओके। सो यहां से डीएम अपने पास आया है के इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, डन। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन डीएम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस रिंग की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये आर ही है, तो यहां से डीएम आर स्क्वायर, डीएम की वैल्यू कितनी है आपके पास, के 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो के 2 पाई बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर कितना हो गया, आर की पावर 4 डी आर, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। तो 2 पाई के आर की पावर 5 अपॉन में 5, तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई के आर की पावर 5 अपॉन में 5। दिस इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट आंसर, क्योंकि आपको मास दे रखा है एम, तो आपको सबसे पहले के और एम में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे अपन, सो सिग्मा इंटू अगर मैं डी ए कर दूंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, मास के बराबर आना चाहिए। सो सिग्मा इंटू डी ए करो, के इंटू आर इंटू 2 पाई आर डी आर, लिमिट 0 से आर इज इक्वल्स टू एम। तो के की वैल्यू निकालनी है आपको बेसिकली अभी, तो 2 पाई के आर स्क्वायर डी आर एम, यहाँ से 2 पाई के आर का क्या होगा इंटीग्रेशन, r³/3 एम। सो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3m अपॉन में 2 पाई r³, राइट। अब ये वैल्यू पुट करो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, तो 2 पाई r की पावर 5 अपॉन में 5
के की वैल्यू पुट करी 3m अपॉन में 2πr³। सो 2π से 2π कट गया, r³ से r की पावर फट गया, तो 3m/5r²। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। जनरली क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जनरली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और ये कितना आ रहा है? mr²/2 मतलब 0.5 mr², और ये कितना आ रहा है? 0.6 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था इसमें होता था कांस्टेंट, इसमें वो लीनियरली बढ़ रहा है, तो मतलब ये यहाँ से थिक होती जा रही है। ऐसा अगर माने यहाँ पे ये थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है, तो मास बढ़ रहा है। सेम मास का डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एंड बढ़ रहा है, टुवर्ड्स द एंड बढ़ रहा है, इसका मतलब सेम होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल लेना। सो होलो स्फीयर के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी बाहर की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो ये क्रॉस चेक करने के तरीके हैं कि जो मेरा आंसर निकला क्या वो सही है। हाँ, अगर आप कंसेप्चुअली देखें कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ना चाहिए फ्रॉम द नॉर्मल डिस्क, जिसका मास भी एम ही था। यहाँ पर भी एम ही मास है, यहाँ पर भी एम ही मास है, सेम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आ रहा है अगर आप इसकी डेंसिटी को अलग तरीके से रखते हो। यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट था। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब जल्दी जल्दी से ये वाला सवाल आप खुद कीजिएगा, SW आपके लिए। जो काम अभी अपन ने डिस्क के लिए किया था वही काम आपको एक स्फीयर के लिए करना है, जो मैं करा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपका जो रो होगा वो क्या होगा? KR। एक बार सवाल पढ़िए, यहाँ पे जो मास डेंसिटी है दैट इज वेरिंग विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लीनियरली, है ना। तो यहाँ पे रो कितना हो जाएगा? KR। तो इसके लिए आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है, आपके नॉर्मल वाले से, कांस्टेंट वाले से। तो ये आपको ट्राई करना है, अच्छा सा सवाल है, ट्राई कीजिएगा। चलिए अब आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है आपके पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होती है? सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? अगर आपके पास ये आपकी कोई रिजिड बॉडी है और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और आपसे इससे d डिस्टेंस के ऊपर जाके कोई एक एक्सिस मानी है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तो वो सिंपली आप क्या करोगे? I इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो md²। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ रिजिड बॉडी, एक्सक्यूज मी, मास ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, इसको अपन बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये इस एक्सिस के पैरेलल आके शिफ्ट कर रही है, और इसको शिफ्ट के अंदर आपको सिर्फ md² ही ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, आपको कोई काम नहीं है प्रूफ से, ठीक है। दूसरी बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो लेट्स से अगर आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो XY प्लेन के अबाउट घूम रहा है, और आपको ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, तो दिस इज x, दिस इज y और दिस इज z। अगर आपको एनी हाउ पता है कि x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY है, तो अगर z के अबाउट निकालना है तो आप क्या करो? सिंपली ये परपेंडिकुलर है, तो IZ आपका क्या हो जाएगा? IX प्लस IY। दिस इज नॉन एज अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। So, moment of inertia of planar body about its perpendicular axis is what? Sum of the planar body's moment of inertia, जो कि क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो IX IY क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, इन दोनों का सम करो तो जो Z एक्सिस आएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। दैट मीन्स IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझाऊंगा और इस सेशन को अपन कंप्लीट करते हैं फिर, ठीक है। इससे कुछ एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। तो लेट्स से अगर आपके पास, जैसा मैंने बोला था कि ये आपके पास रिंग है, ठीक है। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना था? mr² था। आपसे क्या कहा? मुझे तो इस डायमीटर के अलाउंग बताओ ये क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे dm अल्पांश लो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, dm अल्पांश लो, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, इंटीग्रेट करो और सॉल्व करो। समझदार आदमी क्या करेगा कि सर इसको तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी कर सकते हो। तो अगर ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है,
अच्छा, अगर डायमीटर के अलोंग यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या वो वैल्यू यहाँ पर भी होगी क्योंकि सिमेट्री है। सो यहाँ से आई एक्स और आई वाई बराबर होंगे। मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाली, आई एक्स प्लस आई वाई इन दोनों का सम जो होगा वो मुझे देगा किसके, एम आर स्क्वायर के बराबर। सो ये दोनों अगर बराबर है तो आई एक्स प्लस आई एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एम आर स्क्वायर के। सो आई एक्स किसके बराबर आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 के, जो कि किसके बराबर होगा, आई वाई के। तो सिंपली अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले तो वो कितना होगा, इसका आधा। सेम अगर यहाँ पे ये डिस्क होती तो ये 2 हो जाता और ये वाला कितना हो जाएगा 4, क्योंकि आधे का आधा और करना है। ठीक है, और किसके ये बताएं। ठीक है, बाकी तो आप निकाल ही लोगे, बाकी आपको असाइनमेंट में सवाल मिलेंगे तो आप उनसे और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, हमारे पास समय है, चलिए 5 मिनट है। चलिए, तो आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क किसी भी रिजिड बॉडी का एक टर्निंग एक्शन है। किसके अबाउट, रोटेशन एक्सिस के अबाउट। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो लेट्स से एक एग्जांपल अगर अपन ले कि आपका जो एम मास है उसको आपने फ्री छोड़ा तो उसके ऊपर एक एम जी फोर्स लगेगा। अगर मेरी मुंडी यहां पे है तो मेरी मुंडी के ऊपर एक टर्निंग एक्शन होगा, देखना मैं इसको देखूंगा तो मेरी मुंडी यहां से ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये जो टर्निंग एक्शन है वो टर्निंग एक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है तो टर्निंग एक्शन आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, फोर्स की वजह से आ रहा है, एम जी। और इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली आर क्रॉस एफ। तो टर्निंग एक्शन ऑन ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू ए फोर्स इज व्हाट, आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो आर यहाँ पे कितना था इस एग्जांपल के लिए, अगर आर की बात करें सो दिस इज योर आर, और ये वाला एंगल अगर आपको थीटा दे रखा है सो कैसे कैलकुलेट करोगे। सो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। सो आर ये रही डायरेक्शन, एफ आपका ये रहा, एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, ये वाला आपको मेजर करना पड़ेगा। तो दिस एंगल इज अगर थीटा, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो आर क्रॉस एफ मोड ऑफ आर मोड ऑफ एफ साइन पाई माइनस थीटा। तो ये तो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आर एफ साइन थीटा। अच्छा, ये आर डिस्टेंस कितनी होगी, सो अगर आपको ये एंगल पता है और ये हाइट अगर एच है तो क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एच अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब आर, आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एच अपॉन में कॉस थीटा। सो एफ की वैल्यू एम जी, आर की वैल्यू एच अपॉन में कॉस थीटा और जी साइन थीटा। तो एम जी एच टेन थीटा। तो आपके पास यहाँ पे अगर टॉर्क की अगर पूछे बात तो टॉर्क कितना आएगा, एम जी एच साइन थीटा। ठीक है जी, चलिए। सो अगर रिजिड बॉडी को अपन घुमाए तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, एक पार्टिकल को आपने क्या कर रहा था, घुमा रहे थे। अगर आप रिजिड बॉडी को घुमाए किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट तो टॉर्क का फॉर्मूला तो ये रहता है आर क्रॉस एफ, बट अगर रोटेशन के अंदर अपन बोले तो इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, जहाँ पे आई आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज सिमिलर टू अपना न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ से अपन ने पढ़ा था, एफ बराबर क्या होता है, एम ए के। तो एम क्या है यहाँ पे, इनर्शिया, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, टॉर्क क्या है, रोटेशन के अंदर आने वाला फोर्स। तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, आई, और ए क्या हो जाएगा, अल्फा। सेम सेम एनालॉजी है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा इसको। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, अभी तो अपन करवा नहीं सकते तो ये आप HW है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्या है सवाल, दो डिस्क है आपके पास, एक डिस्क ए है एक डिस्क बी है, दोनों का मास सेम है, दोनों की रेडियस भी इस सवाल के अंदर मेंशन है। तो 4 kg का मास है, रेडियस 0.4 मीटर है। इनको अटैच किया जाता है इस तरीके से, टच कर दिया जाता है और यहाँ पे फेविक्विक लगा के जोड़ दिया इनको। ठीक है, तो बी एक्सिस, बी जो डिस्क है उसके सेंटर के अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, ओके। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है आई के अबाउट, निकाल लोगे, ट्राई कीजिएगा। ये किससे होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सवाल है तो उससे कीजिएगा। ओके, एक और सवाल,
कंसिडर ए डिस्क विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस पॉइंट ए. A string is wound around a disk and its free end is attached with a body of mass m. Find the acceleration of the body of the mass. क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्क है इस डिस्क के ऊपर आपने एक स्ट्रिंग बांधी है और इस स्ट्रिंग से होते हुए एक एम मास को आपने बांध रखा है. अब इस एम को जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये क्या करती है, इस झरनी को, आपकी जो ये घिरनी है इस घिरनी को घुमाएगी. तो घुमाने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो आपसे पूछा है, जो ए एक्सेलरेशन होगा वो आपसे पूछा है इस एम मास का. ठीक है, तो ये भी एक बार ट्राई कीजिएगा. ऑल्दो इस टाइप के अभी तक प्रॉब्लम्स अपन ने प्रैक्टिस नहीं करे हैं, बट एक बार ट्राई कीजिएगा. जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, अपन ने पुली सिस्टम जो किया था उस पुली सिस्टम के हिसाब से होगा. ये 2009 का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा. ठीक है, क्या है सवाल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑफ मास एम, हाइट h एंड रेडियस r अबाउट इट्स एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिमेट्री ऑफ एक्सेस. ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इनको कवर अप करेंगे. ट्राई कीजिएगा इन सवालों को, अच्छे अच्छे सवाल है सारे, TFR लेवल के सवाल, TFR जिस लेवल के, कोई ऐसा नहीं है. ओके, मिलते हैं आपसे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय.